हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये चैप्टर दो पार्ट्स में बाइफरकेटेड है। एक आपका सिविल रेविलियन था, दूसरा आपका है ट्राइबल अपराइजिंग्स या फिर ट्राइबल रिवोल्ट्स। तो हम बात करते हैं ट्राइबल अपराइजिंग्स के बारे में। जो ट्राइबल मूवमेंट्स जो हुई है भारत के अंदर, स्पेशली ब्रिटिश रूल के टाइम पर, इंडिपेंडेंस से पहले, ये अक्सर होती रहती थी, लगातार होती रहती थी। ये वॉलेंट नेचर की थी एंड आप इनको एक मिलिटेंट मूवमेंट कह सकते हो, जहां पर डायरेक्टली जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी वो अटैक करते थे ब्रिटिशर्स पर। कॉलोनियल रूल के आगमन से पहले भारत में, मतलब जब अंग्रेज नहीं आए थे, ट्राइबल्स बड़ी हारमोनियस तरीके से कुदरत के साथ तालमेल बनाकर रहते थे अलग अलग रीजन्स में हमारे देश में, जहां पर भी जंगल पाए जाते हैं। जब अंग्रेज आए, उन्होंने इस प्रकार की पॉलिसीज, जैसा कि जमींदारों के ऊपर, पीजेंट्स के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर इम्पोज करी। सिमिलर तरीके की पॉलिसीज उन्होंने क्या करा कि विद रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट राइट्स, फॉरेस्ट रिसोर्सेज उन्होंने इंप्लीमेंट करना शुरू करा। अब वो ये चाहते थे कि जो फॉरेस्ट के अंदर जंगलों के अंदर, जंगलों के आसपास जो भी लोग रहते हैं, जिनका गुजारे का, जीवन गुजारा करने का मेन साधन जंगल से मिलने वाले रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्सेज की एक्सट्रैक्शन उन लोगों के द्वारा कम करी जाए और हम इन रिसोर्सेज को ज़्यादा निचोड़ सके अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। इसके चलते ये बड़े सारे एक्ट्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ट्राइबल कम्युनिटी से चिढ़ जाती है। इनका कन्फ्रंटेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट अटैक। अंग्रेजों के लिए ट्राइबल मूवमेंट को शांत करना थोड़ा सा चुनौतीपूर्वक रहता था। आपको लगता होगा ये टॉपिक सुनकर के ट्राइबल अपराइजिंग्स, ये क्या, मतलब ये तो सिर्फ चुटकी बजाने देने वाला खेल है, सिर्फ आराम से चुटकी बजाकर ये लोग तो, अंग्रेज लोग जो है वो शांत कर देंगे इन रिवोल्ट्स को, इन रेबलियंस को। जैसा कि श्रेया याद है, मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था कि हमेशा सिविल रेबिलियंस की एक नींव है, आपको देखने को मिला ना। सिविल रेबिलियंस में हमेशा पीजेंट का इशू 95% टाइम डोमिनेट कर रहा है ना। जो अनफेयर रेवेन्यू डिमांड है वो 95% टाइम डोमिनेट कर रही है, हर एक रिवोल्ट का कॉज वही बन रही है। सिमिलरली ट्राइबल रिवोल्ट के अंदर आप ये चीज देखोगे, ट्राइबल अपराइजिंग्स को शांत करना अंग्रेजों के लिए एक चुनौतीपूर्वक टास्क इसलिए भी था बिकॉज ट्राइबल्स क्या करेंगे, अंग्रेजों के ऊपर अटैक करेंगे, फिर वो छुप जाएंगे। और जंगलों में ज्यादातर जंगली इलाकों से जो फैमिलियर हैं वो ट्राइबल्स हैं, ना कि अंग्रेज। उनको नहीं पता अलग अलग जगह का है, अलग अलग अड्डे का है, वो ढूंढने निकलेंगे भी। तो जंगल को लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स जिस तरीके से ट्राइबल जानते हैं, उस प्रकार से अंग्रेज नहीं जानते हैं। समझ में आ रही है बात? नेचर समझ में आ रहा है ट्राइबल मूवमेंट्स का? तो जब अंग्रेज जो है भारत आते हैं, उन्होंने बड़े सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस करे, जिसकी वजह से ट्राइबल लोगों की लाइफ जो है काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित हुई। वो अपने जो ट्रेडिशनल राइट्स है वो उनसे वंचित होकर रह गए। बड़े सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स है, उन्होंने अंग्रेज जो ज़बरदस्ती घुसपैठ जो करने की कोशिश कर रहे थे इनकी रिसोर्सफुल टेरिटरीज में, इसके खिलाफ रिवोल्ट करा। इसके खिलाफ उन्होंने एक मतलब आप कह सकते हो अपराइजिंग्स करी, उनको मारा बेसिकली। ठीक है। अब अपराइजिंग वर्ड बेसिकली इसलिए भी दिया जाता है, रिवोल्ट इसलिए भी, इनका रिवोल्ट कोई पीसफुल रिवोल्ट नहीं था। दे यूज्ड सम टूल्स, सम वेपन्स, और इन्होंने किलिंग्स भी करी ब्रिटिश ऑफिशियल्स की। ठीक है। तो ये अपराइजिंग एक प्रकार से। तो बड़े सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, अंग्रेजों की जो घुसपैठ चल रही थी इनकी रिसोर्सफुल रिच टेरिटरीज में, वहां पर जब घुसपैठ अंग्रेजों की शुरू होती है, ट्राइबल लोगों ने रिवोल्ट करा इसके खिलाफ। ठीक है। एंड जिस रीजन में जहां पर ये घुस रहे थे, वहां हमें रिवोल्ट देखने को मिलता है ट्राइबल्स की साइड से। 19वीं और 20वीं शताब्दियों की बात है, भारत के अंदर इस प्रकार के ट्राइबल्स के द्वारा करे जाने वाले रेबिलियंस और मूवमेंट्स हमें काफ़ी ज़्यादा तादाद में, नंबर्स में देखने को मिलते हैं। अब ट्राइबल मूवमेंट्स को ना अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करा जाता है। ये वाला जो काम है क्लासिफिकेशन का, ये सोशियोलॉजिस्ट भी करते हैं, ये हिस्टोरियंस भी करते हैं। तो हम जानते हैं सबसे पहले मेल एंड ट्राइबल रिवोल्ट्स के बारे में। भारत के अंदर ओवरऑल जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, द ट्राइब्स इन मेनलैंड इंडिया, जो मतलब मेनलैंड इंडिया इसलिए बोला जा रहा है, यहाँ पर एक्सक्लूड करा जा रहा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को और लक्षद्वीप आइलैंड को। ठीक है। उसके अंदर ओवरऑल ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो 89% रहती है। तो बाकी 11 कहाँ रहती है? बाकी 11 रहती है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। ठीक है। और लक्षद्वीप आइलैंड्स में। तो मेनलैंड ट्राइब्स या फिर नॉन फ्रंटियर ट्राइब्स जो है, दे आर मोस्टली रिस्ट्रिक्टेड टू आंध्रा रीजन, वेस्ट सेंट्रल इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया, यानी कि आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, थोड़ी सी गुजरात की,
थोड़ी सी उड़ीसा वाली जो बेल्ट है, और नीचे की तरफ आओ थोड़ा सा आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर आपको ट्राइबल बेल्ट देखने को मिलती है। प्रोमिनेंट ट्राइबल्स जो ग्रुप्स हैं हमारे देश के अंदर जिन्होंने शुरू से ही ट्राइबल मूवमेंट्स के अंदर भी पार्टिसिपेट करा, वो थे खोंड, सवारा, संथल, मुंडा, ओराव, कोया, कोल, गोंड एंड भील। ये जो ट्राइबल अपराइजिंग्स थी ये काफ़ी बार वायलेंट होती थी एंड दे इंक्लूडेड सेवरल सिग्निफिकेंट अपराइजिंग्स। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ट्राइबल मूवमेंट्स के बारे में। एक जो है जिसको बोला गया है मेनलैंड ट्राइबल रिवोल्ट्स, एक है वो मेनलैंड का ही हमारे पार्ट है लेकिन थोड़ा सा उसको एक अलग बाइफर्केशन करा जाता है उसका, नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल रिवोल्ट्स। अब मुझे क्या बताओ, यहाँ पर आइलैंड रीजन्स वाले ट्राइबल रिवोल्ट्स की बात क्यों नहीं हुई? लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स, अपराइजिंग के लिए श्रेया शायरी मुद्दा भी तो होना चाहिए ना। हाँ मयूर, मुद्दा ही नहीं है तो कैसे हो जाएगा रिवोल्ट, है ना। वहां पर ज़्यादा अंग्रेज़ों ने घुसपैठ करा ही नहीं इनके राइट्स के खिलाफ। हम सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल रिवोल्ट्स की। ठीक है, यहाँ पर जो ट्राइबल ग्रुप्स थे दे आर इनहेबिटेंट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ओनली, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा, द 7 ऑफ द फ्रंटियर्स इन द फ्रंटियर स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट। और आपको पता है ना, अगर आप सिक्किम को हटा दो तो इन सातों राज्यों को क्या कहा जाता है? नागालैंड 1, अरुणाचल प्रदेश नंबर 2, मेघालय 3, असम 4, मणिपुर 5, मिजोरम 6, त्रिपुरा 7। क्या कहा जाता है? शाबाश। और अब ये क्या बन गई है? किसको इंक्लूड करके? लेटेस्ट स्टेट टू ज्वाइन इंडियन यूनियन, सिक्किम। कौन रूलर था जो कि आया था कि हमें दूध के ग्लास में शामिल कर लो, हम इस दूध को फुल नहीं करेंगे, मतलब बहने नहीं देंगे, चीनी की तरह काम करेंगे, बोला था ना उसने। मैंने आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस में बताया था, चोग्याल। श्रेयस का नाम था चोग्याल, CHOGYAL, CHOGYAL, चोग्याल। ठीक है, ये कंट्री थी श्रेया पहले ना, सिक्किम एक कंट्री थी। चोग्याल यहाँ का राजा था तो उसको डर लगा कि चाइना कब्जा ना कर ले इस पे तिब्बत की तरह, वो डर गया। उसने भारत की सरकार को अप्रोच करा एंड शाइनी इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1975 में आई थिंक मर्ज हो गया था सिक्किम। किसी को पता है? 75 ना, हाँ वही 1975 में ना। हाँ 9 अप्रैल 1975। अब देख रहे हो, श्रेय कंट्री थी, सिक्किम पार्लियामेंट की बात हो रही है यहाँ पर। इन्होंने बोला कि हम जो है भारत के साथ मिलने को तैयार है, तो 16 मई को भारत ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। सिक्किम ऑफिशियली बिकेम स्टेट ऑफ इंडिया। और इसके लिए कौन सा अमेंडमेंट करा गया था? 36 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975। ठीक है, आर्टिकल 371 क्लॉज F, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है ये, डोंट वरी। पोस्ट इंडिपेंडेंस के जितने भी लेक्चर्स हैं हमारे NCERT वाले, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैंने हर एक एस्पेक्ट कवर करवाया हुआ है। आपको उस बुक को, उस सीरीज़ को पढ़ते हुए बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप आज़ादी के टाइम पर 1947 में जब हिंदू मुसलमान के दंगे हो रहे हैं उस टाइम पर आप पैदा हुए हो, और नरेंद्र मोदी तक का एरा पूरा का पूरा कवर करवाया हुआ है मैंने उसके अंदर। ठीक है, 9 चैप्टर्स के अंदर पूरा 1947 से लेकर 2023 का इतिहास आपका पूरा कवर है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्राइबल मूवमेंट्स, देयर वर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्राइबल अपराइजिंग्स even though they were separated from one another in time and space। बड़ी सारी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलती है ट्राइबल अपराइजिंग्स में। अब एक बार बताओ मुझे, ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स वाली बात तो मैंने आपसे सिविल अपराइजिंग्स के अंदर भी करी ना, क्यों ठकुराइन? बोला ना मैंने श्रेया मॉर्निंग में जब हमने स्टार्ट करा था इस चैप्टर को, कि उनका एक कॉमन कुछ फीचर्स हैं। जब हम मीन्स के आंसर राइटिंग कर रहे हैं प्रीलिम्स के अंदर, हमें स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई ना, सारे के सारे जो सिविल
रेबिलियंस हैं वो क्यों हुए, एक उनसे मेजर डिमांड क्या करी जाती थी, सबके कॉज क्या है, 95% टाइम सब में क्या मिलेगा, क्या डिमांड करा जा रहा है उनसे, रेवेन्यू, टैक्स मत बोलो, रेवेन्यू, हाई रेवेन्यू डिमांड करा जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर सिविल अपराइजिंग्स के अंदर जो कम्युनिटी है, जो वर्ग है, जो क्लासेस है, वो कैसे नेचर की है, क्या कर रहे हैं, उनका धंधा क्या है, उनका व्यवसाय क्या है, एग्रीकल्चर है, वो पीजेंट्स हैं, वो जमींदार हैं या तो, और ऐसे जमींदार जो कि अंग्रेजों के द्वारा यूज करे गए और अंग्रेजों ने बाद में उनको खदेड़ के फेंक दिया, उनके राइट्स छीन लिए, है ना। और बाकी 5% लोग कौन ज्वाइन करते थे उनको, याद है, सोल्जर्स, जिनको नौकरी से निकाल दिया गया था, है ना। और कुछ 1-2% लोग कौन, मतलब वो इसी 5% में राजा महाराजा प्रिंसेस वगैरह जो चिड़े हुए थे अंग्रेजों से, राइट। तो हम बात करते हैं कुछ कॉमन फीचर्स की, सारे के सारे ट्राइबल रिवॉर्ड्स में जो हमें देखने को मिलते हैं। मैटर ऑफ आइडेंटिटी, ट्राइबल आइडेंटिटी या एथनिक टाइज जो है, दे ले बिहाइंड द सॉलिडारिटी शोन बाय दीज ग्रुप्स, मतलब ये नहीं चाहते थे कि अंग्रेजों के घुसपैठ करने से या अंग्रेजों के इंटरफेरेंस करने से, अंग्रेजों की किसी भी पॉलिसी से हमारी जो आइडेंटिटी है, जो ट्राइबल आइडेंटिटी है, उसको किसी भी प्रकार की हानि पहुंचे, उसको किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचे। उसके बाद क्लास स्ट्रगल, जो गरीब जनसंख्या थी जो कि अपना गुजारा करती थी मेहनत मजदूरी कर कर, ठीक है, और प्रोफेशन, दे हैड अ सोशली और इकोनॉमिकली सपोर्टिव रोल इन द विलेज and had a socially economically supported role in the village, they were left alone. The violence was directed towards money lenders and traders who were seen as extensions of the colonial government. यानी कि ट्राइबल लोगों ने अपने लोगों के खिलाफ कुछ नहीं करा जो इन जैसे थे, या फिर अगर वो ट्राइबल लोग ना भी हैं, गरीब जो लोग हैं वो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, या प्रोफेशनल क्लासेस हैं, ठीक है, गाँव में जो कि अपनी फैमिली का गुजारा करने के लिए अकेले चल रहे हैं, कभी उनको हानि नहीं पहुंचाई ट्राइबल ग्रुप्स ने। इनका जो सिर्फ और सिर्फ वॉयलेंस था, ये किसकी तरफ डायरेक्टेड था, जमींदारों की तरफ, मनी लेंडर्स की तरफ, ट्रेडर्स की तरफ, जिनको एक ऐसा देखते थे कि यही जो है हमारी परिस्थिति के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इन्होंने ही हमारा शोषण करा है, और ये एक प्रकार से एक्सटेंडेड ऑर्गन्स हैं किसके, कॉलोनियल गवर्नमेंट के, अंग्रेजों के, राइट। उसके बाद डिवाइन फिगर्स, बड़ी सारी अपराइजिंग जो हैं वहाँ पर जो लीडर्स हैं वो आपको ऐसे दिखेंगे कि बाकी सारे ट्राइबल ग्रुप्स या रीजन्स जो हैं वो इनका ऐसे मान रहे हैं, दे आर लाइक मसीहा, दे आर लाइक मसीहा हु इनकरेज देयर पीपल टू रिवोल्ट, और वो इस प्रॉमिस के साथ आए कि लोगों को सफरिंग से बाहर निकाल लेंगे जो कि आउटसाइडर्स ने उनके जीवन में पैदा करी है। यूज ऑफ ट्रेडिशनल वेपन्स, ट्राइबल अपराइजिंग जो है दे वर डूम्ड फ्रॉम द बिगिनिंग गिवन द आउटडेटेड आर्म्स दे फॉट विद एज अगेंस्ट द मॉडर्न वेपन्स एंड टेक्निक्स यूज बाय द अपोनेंट्स, यानी कि इनके पास क्या है, पुराने भाले, बो एंड एरो, ये सब चीजों का ये यूज कर रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ, उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए, उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए, ठीक है। उसके बाद कैटेगराइजेशन ऑफ वेरियस ट्राइबल मूवमेंट्स बाय देयर रीजंस, संथल्स और मुंडास ने जो ट्राइबल मूवमेंट्स को अंजाम दिया, तो इट वाज अ मूवमेंट ड्यू टू एक्सप्लॉयटेशन बाय आउटसाइडर्स। गॉन्ड्स ने मध्य प्रदेश में, मेहर्स ने आंध्र प्रदेश में जो मूवमेंट लॉन्च करी, इट वाज ड्यू टू इकोनॉमिक डेप्रिवेशन। नागास एंड मीजोस ने नॉर्थ ईस्ट में जो मूवमेंट करी, इट वाज अ मूवमेंट ड्यू टू देयर सेपरेटिस्ट टेंडेंसी, अलग होना चाहते थे। उसके बाद नागास, मीजोस और झारखंड एरिया में बात कर लो, इनका सेपरेटिस्ट टेंडेंसी के अलावा वो मीजोस के साथ मिक्स करके, लेकिन और डिमांड क्या थी, दे वांटेड ग्रेटर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी एंड फॉर्मेशन ऑफ अ सेपरेट स्टेट। ये मुद्दा कॉमन है दोनों का, ठीक है, नागास, मीजोस और झारखंड के अंदर, ठीक है। इनको यहाँ पर झारखंड भी इंक्लूड कर देना चाहिए था और कॉमन इशू लिख देना चाहिए था, लेकिन झारखंड रीजन में पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की डिमांड ज़्यादा थी। संथल मूवमेंट जो है, इट वॉज अ काइंड ऑफ एग्रीरियन मूवमेंट। मोरिया एंड मारिया मूवमेंट्स, दे वर फॉरेस्ट बेस्ड मूवमेंट्स। भगत मूवमेंट अमंग भील्स ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, एंड मूवमेंट अमंग ट्राइबल्स ऑफ साउथ गुजरात, और रघुनाथ मुर्मूज मूवमेंट अमंग द संथल्स। ये एक प्रकार से सोशियो रिलीजियस या फिर सोशियो कल्चरल मूवमेंट्स थी।
हम मेनलैंड इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स में देखते हैं ट्राइबल मूवमेंट्स को, और सबसे पहली मूवमेंट जो हमारे सामने है वो है चूअर अपराइजिंग। टाइमलाइन क्या है इसका? 1766 से लेकर 1772, उसके बाद 1795 से लेकर 1816 तक। रीजन्स कौन कौन से इन्वॉल्व थे इसके अंदर? जंगल महल ऑफ मिडनापुर डिस्ट्रिक्ट। अब ये जंगल महल, कोई जंगल के अंदर कोई महल नहीं बना है, मैंने आपको बताया था एक प्रॉपर्टी, एक स्टेट, एक लैंड। जब हम स्टेट वर्ड यूज करते हैं आपको पता है, तब हम वहाँ पर क्या बोलते हैं? जैसे जब महल बोलते हैं तो वहाँ पर जमींदारों के राइट्स होते हैं। ये जो महल है यहाँ पर किसके राइट्स हैं? ट्राइबल कम्युनिटीज़ के यहाँ पर फॉरेस्ट राइट्स हैं। ये एक ज़मीन का एक टुकड़ा है बस। कोई महल, कोई वैसा आलिशान महल या कोई फोर्ट या फिर कारपेट बिछा हुआ ये राजा महाराजा वाला महल नहीं हो रहा कि जंगल में महल है, आपके इसको ऐसा सोच लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद बंकुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल एंड गढ़चिला। प्रोमिनेंट लीडर्स कौन थे? काफ़ी सारे थे। जगन्नाथ सिंह, श्याम गंजन ऑफ ढाका, सुबला सिंह ऑफ कलियापाल, दुर्जन ऑफ रायपीर, माधव सिंह, राजा मोहन सिंह, ही वॉज जमींदार ऑफ जुरिया रीजन, एंड लक्ष्मण सिंह ऑफ दलमा रीजन। ये जो ट्राइबल लोग थे ये बेसिकली फार्मर्स और हंटर्स थे। अकाल होने की वजह से और अंग्रेज़ों ने, जैसा कि हमने पढ़ा भी था सिविल रेविलियंस में, उन्होंने रहम नहीं करा था। लैंड रेवेन्यू डिमांड्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर दी, और जिसकी वजह से इनकी जो स्थिति थी वो बद से बदतर होती चली जा रही थी बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, जिसकी वजह से जो चूअर एब ओरिजिनल ट्राइब्समैन थे मिडनापुर रीजन में, जो जंगल महल जिसको बोला जा रहा है उस रीजन से, एंड ऑल्सो ऑफ द बंकुआ डिस्ट्रिक्ट इन बंगाल, दे टुक अप आर्म्स अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। अपराइजिंग जो है इट लास्टेड फ्रॉम 1766 टू 1772। दोबारा मतलब कुछ सालों के लिए मामला शांत हो जाता है, लेकिन दोबारा इट सरफेस्ड बिटवीन 1795 टू 1816। 1768 में जगन्नाथ सिंह जो कि जमींदार था गढ़चिला रीजन का, इसने हथियार उठाए अलॉन्ग विद थाउजेंड्स ऑफ चूअर कम्युनिटीज के लोगों के द्वारा। द मोस्ट सिग्निफिकेंट अपराइजिंग वॉज अंडर दुर्जन या दुर्जोल सिंह इन 1798, जो कि जमींदार था रायपुर से, फ्रॉम विच ही वॉज डिस्पोजेस्ड, इसके राइट छीन लिए गए थे। ठीक है, जब बंगाल रेगुलेशंस या बंगाल रेगुलेशंस एक्ट जब इंट्रोड्यूस करा गया था अंग्रेजों के द्वारा, मई 1798 में इसके जो फॉलोअर्स थे वो वायलेंट एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व थे रायपुर रीजन में। और ये क्यों थे इन्वॉल्व? क्योंकि सरकार यहाँ पर लैंड रेवेन्यू राइट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, सरकार यहाँ पर ठेकेदारी चला रही थी, तो इन्होंने जो महलों का जो ऑक्शन हो रहा था उसको हॉल्ट करा था। अब महल मतलब जो, अगेन मैं आपसे बोल रहा हूँ बार बार, लैंड जो है उनका जो ऑक्शन हो रहा था। ठीक है, ये बहुत सारी जगह पर भी हो रहा था। बुर्दमान डिस्ट्रिक्ट जो है बंगाल के अंदर, वहाँ पर भी हो रहा था। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, रुको। आप क्लास 12th की थीम 3 की एनसीईआरटी पर आओगे ना, जो कि है मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड, ये आपको पढ़नी नहीं है बिकॉज हमारे पास सोर्सेज ज़्यादा अच्छे हैं 8th क्लास की तमिलनाडु और एनसीईआरटी को मिलाकर, और स्टडी IQ स्पेक्ट्रम वगैरह, तो आपको ये नहीं पढ़नी है। लेकिन फिर भी इसका जो पहला चैप्टर है डायरेक्टली ये यही बात करता है, कॉलोनियलिज्म इन द कंट्री साइड। अब कंट्री साइड के अंदर पीजेंट्स भी होंगे, जमींदार्स भी होंगे, और ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी होंगी यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट होता है ना वो यही होता है। देखो, इन 1797 देयर वॉज एन ऑक्शन इन बुर्दवान, प्रेजेंट डे बर्धमान डिस्ट्रिक्ट। इट वॉज अ बिग पब्लिक इवेंट। नंबर ऑफ महल्स और स्टेट्स हेल्ड बाय राजा ऑफ बुर्दवान दे वर बीइंग सोल्ड। क्यों? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम ऑफ 1793, इसके पीछे रीज़न है। समझ में आया? कनेक्ट कर पा रहे हो चीज़ों को? मैंने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी आपको करवाया हुआ है। ठीक है, और 12th क्लास की थीम 3 की मॉडर्न इंडिया की जो एनसीईआरटी की पहली लाइन है जो ये शुरू होता है, ये तो नॉर्मल सा एक बॉक्स है, इसमें बताया हुआ है इस चैप्टर में क्या क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है। लेकिन जो ये लाइन स्टार्ट होती है, सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट होता है क्लास 12 की एनसीईआरटी से, वो यहीं से स्टार्ट होता है। जो महल जो बेचे जा रहे हैं, इसी के चलते जैसा कि मैं आपको यहाँ पर जिक्र होगा चूअर अपराइजिंग का, लेकिन इन्होंने शुरू में कलकत्ता बंगाल रीजन में बुर्दमान डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी बता रखा है। तो यहाँ पर ये सिर्फ जो रीजन्स आपको मेंशन करेंगे सिर्फ यही नहीं थे, बुर्दमान डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पर थी। ठीक है, तो कॉज ऑफ द मूवमेंट, फेमीन, इनहेंस्ड लैंड रेवेन्यू डिमांड्स एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। क्यों? इनके महल के ऑक्शन की वजह से। अभी ऑक्शनिंग इवेंट ही तो चल रहा है। देयर वॉज एन ऑक्शन इन बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट, इट वॉज अ बिग पब्लिक इवेंट,
number of महल्स और estates held by the Raja of Burdwan, they were being sold because of permanent settlement system of 1793. क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेवेन्यू यहाँ पर फिक्स कर रखा था दैट ईच जमींदार हैड टू पे द एस्टेट्स, द महल्स, द लैंड्स ऑफ दोज हु फेल टू पे वर टू बी ऑक्शन टू रिकवर द लॉस. और याद है अभी हम जब सिविल रेविलियंस पढ़ रहे थे श्रेया, तो हम लोग बार बार बात कर रहे थे कि हर किसी राजा के बड़े सारे अरियर्स करेक्ट हो चुके थे जिसको वो पे नहीं कर पा रहे थे. चुकाने वाली रकम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुकी थी. तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रेवेन्यू. ठीक है, वापस आ जाओ यहाँ पर. तो रिजल्ट क्या हुआ? रिवोल्ट वॉज ब्रूटली सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिशर्स. तो ये हो गई हमारी चूर अपराइजिंग नंबर 1. उसके बाद बात करते हैं कोल म्यूटिनी की. 1831. रीजन्स कौन कौन से इन्वॉल्व थे यहाँ पर? छोटा नागपुर रीजन, रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामाऊ एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ मानभूम रीजन. प्रोमिनेंट लीडर्स कौन थे? एक ही लीडर था, बुद्धो भगत. कोल जो थे ये छोटा नागपुर रीजन में ही रहते थे. यहाँ पर ये इंडिजिनस लोग थे, इनहेबिटेंट्स यहाँ के. एंड दिस रीजन एट दैट टाइम कवर्ड रांची, सिंहभूम, हजीराबाग, पलामाऊ एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ मानभूम, जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा. सारी दिक्कत स्टार्ट हुई थी 1831 से, 1831 से, जब बहुत लार्ज स्केल पर लैंड ट्रांसफर करे जा रहे थे जो अभी तक कोल ट्राइबल ग्रुप्स के पास थे. अब ये आउटसाइडर्स को दी जा रहे थे. जो बाहर से लोग यहाँ पर सेटल होना शुरू हुए, लाइक हिंदू फार्मर्स, सिख फार्मर्स एंड मुस्लिम फार्मर्स, मनी लैंडर्स. और दिक्कत ये थी ये लोग काफ़ी ज़्यादा ऑपरेसिव माने जाते थे क्योंकि ऑलरेडी अमीर थे. अब ज़मीन मिलने की वजह से जो लैंड राइट्स जो इनको मिलेंगे इसकी वजह से ये और वर्चस्वधारी हो चलेंगे, इनका वर्चस्व और ज़्यादा बढ़ जाएगा. एंड दे डिमांडेड हैवी टैक्सेस. कोल जो हैं इन्होंने इसका विरोध करा कि ये ज़मीन हमारी है, ये एरिया हमारा है, हम ही यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट हैं, बाहर के किसी भी व्यक्ति को ये राइट्स ना दिए जाएं. तो 1831 की बात है. अंडर द लीडरशिप ऑफ बुद्धो भगत, कोल रेबल्स किल्ड और बर्न अबाउट 1000 आउटसाइडर्स. इन्होंने हिंदू, सिख, मुस्लिम फार्मर्स, मनी लैंडर जो भी यहाँ पर आ रहे थे उनको काट के जला कर रख दिया. जैसा कि हमने पढ़ा था, नेचर क्या है इन ट्राइबल मूवमेंट्स का, ये ज़्यादातर वॉयलेंट होती थी, मिलिटेंट होती थी. इसलिए यहाँ पर आपको ना हर कोई मरता कटता ही दिखेगा ट्राइबल्स के हाथों. तो कॉजेज ऑफ द मूवमेंट: लार्ज स्केल ट्रांसफर ऑफ लैंड फ्रॉम कोल हेडमैन टू आउटसाइडर्स लाइक हिंदू, सिख एंड मुस्लिम फार्मर्स एंड मनी लैंडर्स. हैवी टैक्सेस जो इनसे डिमांड करे गए, मनी लैंडर्स के द्वारा इनसे जो डिमांड करे गए कोल ट्राइबल ग्रुप से. एंड ब्रिटिश जुडिशियल एंड रेवेन्यू पॉलिसीज दे बैडली अफेक्टेड द ट्रेडिशनल सोशल कंडीशंस ऑफ द कोल्स. रिजल्ट क्या हुआ? लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशंस वर कैरी टू रिस्टोर द पीस. अंग्रेजों को काफ़ी ज़्यादा मेहनत मुशक्कत करनी पड़ी इनको कंट्रोल में लाने के लिए. उसके बाद पहाड़ियास रेबिलियन 1778, टाइमलाइन है इसकी. रीजन कौन इन्वॉल्व थे? राजमहल हिल्स. प्रोमिनेंट लीडर राजा जगन्नाथ. पहाड़ियास जहाँ पर जो बोला जा रहा है वो राजमहल हिल्स के हिल पीपल को बोला जा रहा है. दे कंसिडर्ड द एंटायर राजमहल एरिया एज ए लैंड, जस्ट लाइक कोल ट्राइब्स के बारे में जैसे अभी हम पढ़ रहे थे. ये भी सेम मुद्दा इनका वही है. दे रेजिस्टेड द इंट्रूजन ऑफ आउटसाइडर्स. देयर चीफ्स मेंटेन द यूनिटी ऑफ द पीपल, सेटल डिस्प्यूट्स एंड लेट द ट्राइब्स इन बैटल्स विद अदर ट्राइब्स एंड मेनलैंड पीपल. ये इनका एक्टिविटीज थी, ये इनका नेचर था. अब क्योंकि ये राजमहल हिल्स के अंदर अपना डेरा जमा कर बैठे हुए थे, जिसको ये एरिया को अपना समझते थे, तो पहाड़ियास रेगुलरली रेडेड द प्लेन्स वेयर सेटल्ड एग्रीकल्चर्स लिव्ड. मतलब वही खाने पीने का बंदोबस्त करने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए. तो ये थोड़ा सा पहाड़ से नीचे तक आते थे और जो प्लेन रीजन्स होते थे वहाँ पर जहाँ पर खेती बाड़ी हो रही है, चावल की खेती हो रही है, उन एरियाज को ये रेड करते थे. ठीक है. दीज रेड्स ऑल्सो सर्व्ड एज अ मीन्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग डोमिनेंस ओवर द एस्टैब्लिश्ड सेटलमेंट्स. के मतलब हम यहाँ पर वर्चस्वधारी हैं, हमारा यहाँ पर वर्चस्व है, हमारा यहाँ पर दबदबा है, हम तुम्हारे एरिया आकर जो है ये सब कुछ रेड वेड कर सकते हैं, लेकिन तुम हमारे एरिया आने की सोचना भी मत. ये एक प्रकार से रेड करते हुए अपने वर्चस्व को भी दिखाने की कोशिश करते थे. तो प्लेन रीजन्स में उस टाइम पर कौन थे? वो थे जमींदार.
दे हैड टू ऑफन परचेज पीस बाय पेइंग अ रेगुलर ट्रिब्यूट टू द हिल चीफ्स। मतलब ट्राइबल लोग इतना नाक में दम कर देते थे कि ये इन लोगों को पैसा, अनाज, ये सब कुछ देना पड़ता था इन ट्राइबल लोगों को जो कि घुसपैठ कर रहे हैं यहाँ पर, ताकि आराम से जो जमींदार वगैरह वो खेती बाड़ी को प्लेन रीजन्स में मतलब कर सकें, कैरी ऑन कर सकें, और दूसरी भी जो एक्टिविटीज़ है उसको भी पीसफुल तरीके से कैरी आउट कर सकें। लेकिन ये जो पीस एग्रीमेंट्स जो थे, दे आर डिजॉल्व्ड इन द लेट 18th सेंचुरी एज इस्टेब्लिश्ड एग्रीकल्चर ग्रू इन ईस्टर्न इंडिया विद द ब्रिटिश पुशिंग फॉरेस्ट रिमूवल। जब उन्होंने जंगल काटना शुरू करे, स्पेशली हिल रीजन्स में भी जंगल होते हैं, आपको पता है, पहाड़ी इलाकों में भी तो जंगल होते हैं, वहाँ पर जब उन्होंने जंगलों को साफ करना शुरू करा ताकि वो और ज़्यादा टेरेस फार्मिंग और ये सब जो है वो कर सकें, तब यहाँ पर इनको ठेस पहुंची। ठेस इन द सेंस के अब इनको यहाँ से होना पड़ेगा, इनको कहीं और जाना पड़ेगा, इनको यहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ेगा, ठीक है। तो पहाड़ियास जो हैं ये इस चीज़ से चिढ़ गए अंग्रेजों के इस रवैये से। तो एक्सपेंशन ऑफ इस्टेब्लिश एग्रीकल्चर रिड्यूस द एरिया ऑफ फॉरेस्ट एंड पेस्चर, जो कि ये गाय भैंस भेड़ बकरियां जो भी रखते थे उनको चरवाने लेकर जाते थे, अब उसका एरिया कम बचा है, कॉजिंग फ्रिक्शन बिटवीन द हिल हैबिटेंट्स एंड द सेटल्ड कल्टिवेटर्स। इसके बाद क्या हुआ, 1770 के दशक में, 1770s में, ब्रिटिश एम्बार्क्ड ऑन अ ब्रूटल पॉलिसी ऑफ एक्सटर्मिनेशन, हंटिंग द पहाड़ियास डाउन एंड किलिंग देम। मतलब अंग्रेजों ने बोला हम तो ये वाला काम करेंगे, जंगलों को साफ करके यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड्स वगैरह बनाएंगे, जिसकी दम हवा में रोक ले, और जो भी हमारे रास्ते में आएगा हम उनको मारते काटते चलेंगे। और अंग्रेजों ने जेन्युइन तरीके से ये चीज़ करी भी पहाड़िया कम्युनिटीज़ के साथ, क्योंकि राजमहल हिल्स में रह रहे थे। उसके बाद अगला दशक जो स्टार्ट होता है 1780 के दशक में, क्या हुआ, ऑगस्टस क्लीवलैंड जो कि कलेक्टर था एक भागलपुर डिस्ट्रिक्ट का, ही प्रपोज अ पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन कि यार इनके साथ भिड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैन एनर्जी एंड मटेरियल खर्च करने वाली बात है, हम इनके साथ शांति समझौता कर ही लेते हैं। इस पॉलिसी के अंदर क्या हुआ था, पहाड़िया चीफ्स वर गिवन एन एनुअल अलाउंस एंड दे वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर कंडक्ट ऑफ देयर मैन। मतलब तुम ही अपने रीजन को अच्छे से चलाओ, तुम ही अपने बंदों को समझाओ, और तुम्हें सालाना इतनी इतनी रकम मिलती जाएगी। तुम्हारी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें तो वैसे भी नहीं है कि तुम्हें कोई राजगद्दी पर बैठना है, तुम्हें कोई महल बनाना है, तुम्हें कोई पैलेस चाहिए, तो जितनी तुम्हारी डिमांड है जिसके लिए तुम हमसे लड़ रहे हो उतना रेवेन्यू हम तुम्हें दे देंगे एनुअल तरीके से। लेकिन ये जो पॉलिसी थी, दिक्कत ये थी कि सारे के सारे पहाड़िया लोगों को एक्सेप्टेड नहीं थी, पहाड़िया कम्युनिटीज़ को एक्सेप्टेड नहीं थी। कुछ कुछ पहाड़िया कम्युनिटीज़ को एक्सेप्टेड थी, लेकिन इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय ऑल द पहाड़ियाज। तो ब्रिटिश एक्सपेंशन जो हो रहा था इनकी टेरिटरीज में, इट लेड टू एन अपराइजिंग बाय द मार्शल पहाड़ियास ऑफ द राजमहल हिल्स इन 1778। अब यहाँ पर पहाड़ियास को मार्शल पहाड़ियास एकदम से क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज ऐसे ग्रुप्स जो कि मिलिटेंट एक्टिविटीज़ करने में माहिर थे। तो इस मूवमेंट का कॉज क्या था, जो ब्रूटल पॉलिसी अपनाई गई, पहाड़ियास चिड़े क्यों हुए थे, सारे के सारे पहाड़ियास मानते क्यों नहीं थे इस बात से। उन्होंने बोला जब तुम ये पहले से ही हमारी मदद करना चाहते थे तो तुमने हमारे बंदों को मारा क्यों। उन्होंने अंग्रेजों से बोला वो इसलिए क्योंकि तुम्हें समझ में आ गया कि तुम मारकर भी हमारा कुछ नहीं कर लोगे, हम गोरिल्ला वॉरफेयर खेलेंगे तुम्हारे साथ। तो जो ब्रूटल तरीके से जो पॉलिसी अडॉप्ट करी गई थी कि काटना है, मारना है, हंट डाउन करना है पहाड़ियास को ब्रिटिशर्स के द्वारा, इसकी वजह से कुछ पहाड़िया कम्युनिटीज़ के अंदर, लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था, और वो कैसे भी करके शांति समझौता करने को तैयार नहीं थे अंग्रेज़ों के साथ। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर बाय द ब्रिटिशर्स इन राजमहल हिल एरिया, फॉरेस्ट क्लियरेंस बाय द ब्रिटिशर्स एंड टर्निंग अनकल्टिवेटेड फील्ड्स इनटू राइस फील्ड्स बाय द जमींदार्स एंड जोतदार, जिसकी वजह से इनको ये लगा कि साला फिर हम करें तो करें क्या, यहाँ पर हमारे राइट्स रह ही क्या गए हैं, हम गुजारा अपना कैसे करें, जीवन व्यापन कैसे करें। गाय भैंसों को चढ़वा कर लेने जा रहे हैं तो उस पेस्चर लैंड को क्लियर कर दिया गया है। खेती बाड़ी खुद से करना चाह रहे हैं तो एग्रीकल्चर लैंड और एग्रीकल्चर राइट्स हमारे पास है नहीं, ठीक है। किसी के साथ मिलकर काम करना चाह रहे हैं तो वो हमें शामिल अपने ग्रुप में करेंगे नहीं, ये जो जमींदार हैं, ये जो जोतदार हैं। तो इस वजह से इनका जस्टिफिकेशन ये था कि हमें इस वजह से हथियार जो है वो उठाने पड़े। ओके, रिजल्ट क्या हुआ इसका, ब्रिटिशर्स वर फोर्स्ड टू अशर इन पीस by declaring their territory as दामनी कोल एरिया। अंग्रेजों ने यहां पर शांति व्यवस्था कैसे इंट्रोड्यूस करवाई, इनकी एरिया को डिक्लेयर करके इनकी टेरिटरीज को एज दामनी कोल एरिया, जहां पर इन्हीं के राइट्स होंगे। बुचानन जर्नल्स इन द अर्ली 19th सेंचुरी, बुचानन जो है ही ट्रेवल थ्रू द राजमहल हिल्स। बुचानन के जर्नल जो हैं
मतलब एक तरीके से आप इसको अंग्रेजी ट्रैवलर कह सकते हो। ये कोई मतलब बाहर से आया हुआ नहीं, अंग्रेज़ों की साइड से ही था। ये बस यहाँ पर एक तरीके से सोशियोलॉजिस्ट और लोगों के रवैये व्यवहार के बारे में, ट्राइबल्स की स्टडी करने निकला हुआ था। तो ये हमें यहाँ पर बताता है कि जो राजमहल हिल्स थे वहाँ पर ट्राइबल्स की स्थिति क्या थी। द ट्राइब्स आर नोन एज पहाड़ियास, इसने अपने जर्नल में बताया। तो दे डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको आप लोग क्या कहते हो, झूम कल्टीवेशन भी कहते हो। क्या होता है झूम कल्टीवेशन के अंदर? शिफ्टिंग कल्टीवेशन किस प्रकार से होती है जनरली? मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन में ये भी हो सकता है आप अपने लैंड को बिना जलाए भी ऐसे चले जाओ, लेकिन जनरली जब हम बात करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन की, वहां पर आग लगाकर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो शाइनी, उस ऐश में होता क्या है कि वहां पर ऐसा माना जाता है कि फर्टिलिटी दोबारा आ जाती है। ऐश में क्या होता है श्रेया? पोटैश। उस राख में होता है पोटैश, जिसकी वजह से जो सॉइल है वो रिजुविनेट हो जाती है ना। तो फ्रॉम द फॉरेस्ट दे कलेक्टेड महुआ, अ फ्लावर फॉर फूड। और महुआ ड्रिंक भी होती है जिससे देसी दारू बनती है, आपको पता होगा ये वाली बात। सिल्क कोकून्स एंड रेजन्स फॉर सिल्क। रेजन क्या होता है? किशमिश। किशमिश ही तो होती है ना? हाँ। एंड वुड फॉर चारकोल प्रोडक्शन। दे लिव्ड इन हट हटमेंट्स विद इन टेमरेंट ग्रुप्स। अब टेमरेंट क्या होता है? किसकी झाड़ियां? हल्दी की इमली, इमली इमली इमली, ठीक है। एंड दे रेस्टेड इन द शेड्स ऑफ मैंगो ट्रीज। मैंगो क्या होता है भाई? दिखा देता हूँ जिसको कन्फ्यूजन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रेजन, ये एक सब्जेक्ट होता है होम साइंस का, उसमें ये सारे अंग्रेजी वर्ड्स बताए जाते हैं। जैसे करेले को कहते हैं हम लोग बिटर गॉड। रेजन्स होती हैं आपकी। और टेमरेंट है, ये है आपका किशमिश, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या है? टेमरेंट है आपका इमली। राजमहल हिल्स, हाँ ये एक्चुअली प्रॉपर तरीके से ना वो बिहार रीजन था नहीं, मतलब हाँ ठीक है, जोड़कर आप कह सकते हो। वो प्रॉपर बाइफर्केशन उनका नहीं हुआ था। मैं आपको एरिया दिखाऊं इसका? मैंने तमिलनाडु 8th क्लास में क्लियर करवाई थी ये वाली बात आपको। यहाँ पर देखो, अगर आप इसको देखोगे, हम्म, मैं आपको वो वाला मैप दिखाता हूँ, ज़रा रुको। हाँ नहीं नहीं, मैं आपको ब्रिटिश मैप दिखाता हूँ उसका। ये देखो, चिपकता हुआ एरिया देखना इसका। यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यही वाला मैप मैंने आपको बताया था पहले भी। मतलब वही चीज़ है ना, मैं आपसे बार बार नहीं बोलता हूँ, जो आज हम एरियाज जो सोचते हैं मतलब वो ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पर आओगे, विच स्टेट इज इंडिया राजमहल इज लोकेटेड, ज़्यादातर ऐसा क्योंकि झारखंड में था तो वो झारखंड, लेकिन फिर देखो आगे वो क्या बात बोल रहा है। इट इज सिचुएटेड एट द बैंक्स ऑफ गैंजेस एंड वॉज फॉर्मर कैपिटल ऑफ बंगाल सूबा अंडर द मुगल गवर्नर मान सिंह वन। अब और पीछे चले जाओ तो ये वो बंगाल सूबा का भी पार्ट है फिर तो वो, ठीक है। छैनी क्लियर हो गया ना डाउट? हाँ मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट नहीं है इसका, इसलिए मैं इसका कोई एक फिक्स आंसर नहीं देना चाह रहा था। वरना फिर अभी मैं कंटेम्प्रेरी बात बता देता झारखंड या क्या कहते हैं प्रॉपर तरीके से एक स्टेट, वो फिर यहाँ पर फिट नहीं बैठेगा। क्योंकि हमें यहाँ पर आज की बात नहीं करनी ना, हमें अंग्रेजों के टाइम की, ब्रिटिश मॉडर्न इंडिया की बात करनी है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम लोग मुंडा रेबिलियन की, उलगुलन रिवोल्ट। मुंडा और संथल रेबिलियन यूपीएससी का फेवरेट है ना? हर 3 साल में क्वेश्चन चला ही आता है फिल्म्स के अंदर। 3 से 4 साल में आपको देखने को मिलेगा ही। लास्ट टाइम आई थिंक 2018 में आया था या 19 में आया था। तो मुंडा रेबिलियन, उलगुलन रिवोल्ट, टाइम लाइन 1899 टू 1900। रीजन कौन से इन्वॉल्व थे? छोटा नागपुर रीजन, प्रोमिनेंट लीडर बिरसा मुंडा, ठीक है। संथल परगना के बारे में आई थिंक यूपीएस ने पूछा था। संथल
रेबिलियन यूपीएससी 2018 क्वेश्चन प्रीलिम्स, यस 2018 के अंदर पूछा था यूपीएससी ने। आफ्टर संथल अपराइजिंग सबसाइडेड, जब संथल अपराइजिंग को शांत कर दिया गया था। अभी हम पहले कौन सी पढ़ रहे हैं, पहले मुंडा पढ़ रहे हैं, चलो ठीक है संथल को देख लेंगे अभी, पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं जरा इसका। आफ्टर संथल अपराइजिंग सबसाइडेड व्हाट वाज और वर द मेजर या मेजर्स टेकन बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। जब उन्होंने शांत कर दिया संथल अपराइजिंग को, संथल रिवोल्ट को, तो अंग्रेजों ने क्या रवैया अपनाया। द टेरिटरीज कॉल्ड संथल परगनास वर क्रिएटेड, इट बिकेम इलीगल फॉर अ संथल टू ट्रांसफर लैंड टू अ नॉन संथल, मतलब वो अपना लैंड किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे मतलब मान लो ये तभी हो सकता है ना शरीर, जब डिमांड ये आ रही हो कि ये हमारे एंसेस्ट्रल राइट्स हैं इसके ऊपर, तो अगर एंसेस्ट्रल राइट्स है तो लो, मैं तुम्हारे ऊपर लगाम लगा देता हूँ, तुम फिर ये किसी को नहीं दे पाओगे कभी, फिर तुम्हारी खानदान के पास रहेगा ये वाले लैंड राइट्स, है ना। अगर आप बार बार एक ही चीज़ की डिमांड कर रहे हो, हमारे हेरिडिटरी राइट्स हैं यहाँ पर, हमसे मत छीनो, हमें इन रिसोर्सेज से, इस रीजन से वंचित मत करो, तो ठीक है, फिर मैं आपके राइट्स को नॉन ट्रांसफरेबल बना देता हूँ, वो आपके पास रहेंगे। और आपको शांत करने के लिए क्या करूँगा कि आपकी टेरिटरीज को मैंने बोल दिया एक डिमार्केट कर दिया इस टेरिटरी को, जहाँ पर कोई घुसपैठ नहीं कर सकता, संथल परगना। क्या ये चीज़ें हुई थी, तो ऑप्शन है इसके 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 और 2। पहले पढ़ते हैं फिर देखते हैं इसका आंसर, ठीक है। लेकिन संथल से पहले आते हैं हम लोग मुंडा रेबिलियन पे। तो 1899 से लेकर 1900 तक की बात है। द मुंडास इन द रीजन साउथ ऑफ द रांची दे रोज अंडर बिरसा मुंडा। इस अपराइजिंग को हम लोग उलगुलन रिवोल्ट भी कहते हैं, विच मीन्स ग्रेट कमोशन। 19वीं शताब्दी की बात है। द ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम इट इंटेंसिफाइड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ट्राइबल एग्रीकल्चरल सिस्टम इनटू फ्यूडल स्टेट, मतलब वही इनका जमीन की, इनके राइट्स की छीना छपटी अंग्रेजों के द्वारा करी गई। जो चीफ्स थे छोटा नागपुर रीजन में, दे इन्वाइटेड द नॉन ट्राइबल पीजेंट्री टू सेटल ऑन एंड कल्टिवेट द लैंड। मतलब अब यानी कि यहाँ पर जो मुंडास के जो राइट हैं, मुंडास के जो राइट्स हैं, तो यहाँ पर इनके राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। बाहर से नॉन ट्राइबल पीजेंट्री ग्रुप को बुलाया जा रहा है, अगेन एलियन लोगों को बुलाया जा रहा है। मुंडास की नज़रों में सारे एलियन है, जो अभी तक हम इशू पढ़ते हैं ट्राइबल्स का कि इनको सबसे ज़्यादा चिड़ी सी चीज़ें मस्ती है इनके एंसेस्ट्रल लैंड्स पे, जिसको अपना मानते हैं, वहाँ पर किसी और को राइट्स दे देना। तो विच लेड टू एलिनेशन ऑफ द लैंड्स हेल्ड बाय द ट्राइबल्स। तो बाय 1874 मुंडास जो हैं, they had completely lost their rights over the land and had been reduced to the position of farm laborers. इनकी सारी राइट्स जा चुके थे तब तक अंग्रेजों की करतूतों की वजह से। द इंसिडेंट ऑफ फोर्स्ड लेबर, और जिसको बोला जाता था बेत बेकारी, इट ऑल्सो इंक्रीज ड्रामेटिकली। ब्रिटिश ऑल्सो यूज टू सेंड कैथलिक मिशंस इन द एरियाज, जिसकी वजह से इनको ऐसा लगा कि हमारे कल्चर में इंटरफेरेंस हो रही है। अब टू डील विद द ट्विन चैलेंजेस ऑफ एग्रेरियन ब्रेकडाउन एंड कल्चर चेंज, ये जो ट्राइबल्स थे अंडर द लीडरशिप ऑफ बिरसा मुंडा, दे रिस्पॉन्डेड थ्रू अ सीरीज ऑफ रिवोल्ट्स एंड अपराइजिंग्स। बिरसा ने ट्राइबल लोगों से दरख्वास्त करी टू डिस्ट्रॉय रावण। रावण किसको बोला गया? दीकूस को। और दीकू कौन थे इनकी नजरों में? आउटसाइडर्स या फिर यूरोपियंस, अंग्रेजी चमड़ी वाले लोग, या फिर बाहर से कोई भी इनके लैंड पर जो आ रहा है, ठीक है। And they established a kingdom under his leadership. Mundas claimed Chota Nagpur as their area in 1879, and British armed forces were then deployed. इस रीजन को वापस पाने के लिए। ठीक है, तो कॉज ऑफ द अपराइजिंग, इरोजन ऑफ कुंडकट्टी सिस्टम। कुंडकट्टी सिस्टम मुंडास का एक सिस्टम था। इट वॉज एक्चुअली अ ज्वाइंट ओनरशिप और होल्डिंग ऑफ अ लैंड बाय द ट्राइबल लीनेज। अब इनका कॉमन नेम सबका क्या है? मुंडास। तो कुंडकट्टी सिस्टम क्या हुआ कि जमीन जो भी है वो सारे के सारे इन्हीं के वंश के लोगों की है। बाहर से कोई भी यहां पर आके किसी भी प्रकार का एक अनाज भी ना होगा, है छोटा सा भी,
दिस सिस्टम वॉज रिप्लेस बाय द जमींदारी सिस्टम बाय 1874, जब अंग्रेजों ने राइट दे दी और बाहर से बुलाया गया। और ये लोग बाहर वाले लोगों को क्या बोलते थे? रावण, दीकू, आउटसाइडर्स, यूरोपियंस को, है ना। तो जमींदारी राइट्स विद द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश एंड द आउटसाइडर जमींदार, इसकी वजह से इंडेटनेस इनकी बढ़ गई एंड फोर्स लेबर मुंडास के अंदर बढ़ गया, जिसकी वजह से इनको नफरत हो गई। चिढ़ते तो पहले से ही थे, लेकिन अब इनको ब्रिटिश हुकूमत से और ज़्यादा नफरत हो गई। और क्या रीजन से? एक्सप्लॉयटेशन बाय मनी लेंडर्स एंड द फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स, लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लेंडर्स वर टेकिंग ओवर द लैंड एंड मनी लैंडिंग एट वेरी हाई इंटरेस्ट रेट्स। लैक ऑफ लीगल नॉलेज ऑफ मुंडास, पता नहीं था कि कंप्लेंट किसको करें, किससे दरख्वास्त करें, किसको समझाएं कि हमारे ये एंसेस्ट्रल लैंड्स हैं। तो दे यू द विच यूज टू डिप्राइव दिस ट्राइब्समैन ऑफ द लैंड एंड वेल्थ। और मुंडास का जो ट्रेडिशनल कल्चर था, इट वॉज क्रिटिसाइज बाय मिशनरीज, जिसकी वजह से इनको ऐसा लगा कि हमारे कल्चर को बुरा मतलब भला बुरा बोला जा रहा है, जिसकी वजह से। और यहाँ पर आप देख सकते हो मिशनरी एक्टिविटीज़ है तो कन्वर्जन वाली चीज़ें या फिर लालच देकर कन्वर्जन करने वाली चीज़ें भी होती होंगी। जब कैथलिक मिशन आए इस एरिया में, मिशनरीज आए, रिजल्ट क्या हुआ? बिरसा मुंडा वॉज कैप्चर्ड एंड इम्प्रिजन्ड। सिग्निफिकेंस क्या थी इस मूवमेंट की? द मुंडा रेबेलियन फोर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट ऑफ 1908। दिस एक्ट प्रिवेंटेड द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू नॉन ट्राइबल पार्टीज so that the land of the tribals could not be easily taken over by the Dikus। कुछ हिंट मिल रही है इस क्वेश्चन में कि आप अपना लैंड जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, ये इलीगल ही बना दिया जाएगा जब आप इतनी ज्यादा डिमांड कर रहे हो तो। हालांकि ये क्वेश्चन संथल का है, लेकिन कुछ हिंट मिल रही है थोड़ी सी इससे। एक एक्ट आया जैसे यहाँ पर है ना, छोटा नागपुर रीजन में, दिस एक्ट प्रिवेंटेड द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू द नॉन ट्राइबल पार्टीज so that the land of the tribals could not be easily taken over by the Dikus। हुआ था। अब देखो संथल को एक बारी जानते हैं, फिर जानते हैं कि हुआ था कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर देखो क्या कि लॉजिक लगाना काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन जो जिसकी बातें होती हैं हमें हिस्ट्री में उसको वैसे ही इंटरप्रेट करना है। हिस्ट्री में हमारी एक्सपेक्टेशन काम नहीं करती है, रियल घटनाक्रम जो हो चुके हैं वो वैसे ही है, ठीक है। संथल रेबेलियन टाइमलाइन है 1855 से लेकर एक ही साल चला, 1855 टू 56। रीजन इन्वॉल्व राजमहल हिल्स, प्रोमिनेंट लीडर्स सिद्धू एंड कन्हू। संथल रेबेलियन, इसको संथल हूल भी बोला जाता है, जैसा कि मुंडा रेबेलियन को हम लोग क्या बोलते हैं? उलगुलन रिवोल्ट, ठीक है। हाँ, तो इट वॉज अ रिवोल्ट बाय संथल इन द प्रेजेंट डे झारखंड इंडिया अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द जमींदारी सिस्टम। संथल्स जंगल में घूमने वाले एक आदिवासी थे जो कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। 1832 में ईस्ट इंडिया कंपनी डिमार्केटेड द दामिन आय कोह रीजन, जो कि फॉरेस्टेड हिली एरिया था राजमहल हिल्स का, प्रेजेंट डे झारखंड में, एंड दे इनवाइटेड संथल्स टू सेटल हियर। अभी हम पढ़ रहे थे ना यहाँ पर ये इनकी टेरिटरीज को भी, जब हम इनकी बात कर रहे थे कहेंगे, हाँ, पहाड़ियाज की। द ब्रिटिश आर फोर्स टू अशर इन द पीस बाय डिक्लेयरिंग टेरिटरी एज दामिनी कोल एरिया। तो ये होता क्या है दामिन आय को या दामनी आय को? यहाँ पर ना आपके स्पेशल राइट्स होते हैं जो कि प्रिजर्व करे जाते हैं, और फिर कोई उस एरिया में घुसपैठ नहीं कर सकता, ठीक है। इन प्रेजेंट डे झारखंड एंड इनवाइटेड संथल्स टू सेटल हियर। अब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर प्रॉमिस करा था, दे प्रॉमिस देम लैंड एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, तो बड़े सारे संथल्स यहाँ पर खुशी खुशी सेटल हो गए। लेकिन इकोनॉमी वॉज सून कंट्रोल्ड बाय द महाजन्स एंड द जमींदार्स। अंग्रेजों ने इनको ज्यादा राइट दे दिया, महाजन्स को, जमींदार को, हु वर एम्प्लॉयड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज टैक्स कलेक्टिंग मिडलमैन, बिचौलियों के तौर पर, कि जो टैक्स कलेक्ट करके इनको देंगे। ऐसे इन्होंने दलाल इकट्ठे कर लिए अंग्रेजों ने और उनको राइट्स दे दिए सारे के सारे यहाँ पर। और इन बिचौलियों का, इन दलालों का नाम क्या था? महाजन या फिर जमींदार। बड़े सारे जो संथल्स थे उनको ऐसा लगा कि हमें एक अंग्रेजों के षड्यंत्र का एक पहलू बनाया गया, एक मोहरा बनाया गया। तो मैनी संथल्स हैड फॉलन प्रे टू द
अनएथिकल मनी लेंडिंग ऑल्सो, कि हमें बांधा गया, हमें छोटे मोटे बातें देकर के लो पैसा रख लो हमसे, खेती बड़ी अच्छी कर लेना, इस बारी फसल तो बड़ी अच्छी हो जाएगी, उसका झांसा देकर हमसे अंगूठा लगवा लिया जाता है, उसके आगे 4 जीरो लगा दिए जाते हैं, हमारी पुश्ते की पुश्तों को काम करना पड़ता है, हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि फिर वो अंग्रेज़ों के सामने दस्तावेज प्रेजेंट कर देते हैं और वो लोग सबको रूल एंड लॉ के अकॉर्डिंग रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग ही सब कुछ करते थे अंग्रेज। तो इनको ऐसा लगा कि इनके साथ चीटिंग हुई है, ठीक है, इनका शोषण हो रहा है और ऐसे बेसिस पर हो रहा है कि जिसकी नॉलेज इनको नहीं है। तो दे वर गिवन लोन्स एट ह्यूज इंटरेस्ट रेट, देयर फार्म्स वर फोर्सबली कन्फिस्केटेड, जब ये लोन्स प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट पे नहीं कर पाते थे, एंड दे वर फोर्स्ड इनटू बॉन्डेड लेबर व्हेन दे वर अनेबल टू पे द लोन। तो अंडर सिद्धू एंड कानू, जो कि दो भाई थे, संथल्स प्रोक्लेम्ड एन एंड टू कंपनी रूल, इन्होंने बोला अंग्रेजों को खदेड़ फेंकना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि महाजन और जमींदार जो हैं वो तो हिंदुस्तानी हैं, ये जो बुरे बने हैं ये अंग्रेजों की सपोर्ट की वजह से बुरे बने हैं। एंड दे डिक्लेयर द एरिया बिटवीन भागलपुर एंड राजमहल एज ऑटोनॉमस, कि ये हमारा है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र रूप से हम ही इसको चलाएंगे। तो कॉज क्या था अपराइजिंग का, इस संथल अपराइजिंग का? ब्रिटिशर्स ने काफ़ी हाई टैक्सेस इम्पोज करे थे संथल की ज़मीनों पर, एंड द मनी हैड टू बी बोरो टू पे ऑफ ऑब्लिगेशन, डिमांड ऑफ ह्यूज इंटरेस्ट रेट बाय द मनी लेंडर्स, कन्फिस्केशन ऑफ संथल फार्म्स बाय जमींदार्स, एंड फोर्सिंग संथल्स इनटू फोर्स लेबर, अगर ये लोन पे ना कर सके तो। रिजल्ट क्या हुआ? रेबिलियन वॉज सप्रेस्ड बाय 1856, 1857 की क्रांति के एक साल पहले। सिग्निफिकेंस क्या हुई इसकी? संथल परगना एक प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रिक्ट, इट वॉज फॉर्म फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ भागलपुर एंड बीरभूम आफ्टर द संथल रिवोल्ट ऑफ 1855 to 56। दिस संथल परगना वॉज सपोज टू हैव इट्स ओन सेट ऑफ लॉस, मतलब संथल जैसे चाहे वो वैसे यहाँ पर कानून कायदे कानून व्यवस्था बना सकते हैं। द colonial state hoped that by creating new territory for the Santhals and imposing some special laws within it, Santhals could be conciliated। ठीक है, अब यहाँ पर कहीं पर भी आपने ये वाली बात सुनी, ट्रांसफर ऑफ लैंड राइट्स या नॉन लैंड राइट्स वगैरह? बताओ, नहीं ना? हायर लेवल की जो स्पेक्ट्रम की बुक है, मैं जहाँ पर आपको उनकी फ़ोटो जो भेजता हूँ, तो वहाँ पर क्या चीज़ होती है, वहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन छुपी होती है। अब जैसे हमने जितना भी अभी इसका ये जो टॉपिक पढ़ा, यहाँ पर सिग्निफिकेंस में देख लो, संथल परगना क्रिएट हुई थी, इट वॉज फाउंड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ भागलपुर एंड बीरभूम, संथल रिवोल्ट के बाद। परगना वॉज सपोज टू हैव इट्स ओन सेट ऑफ लॉस। colonial state hoped that by creating a new territory for the Santhals and imposing some special laws within it, Santhals could be considered, को शांत करा जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये वाली लाइन, इट बिकेम इलीगल फॉर अ संथल टू ट्रांसफर लैंड टू अ नॉन संथल, ये गिवन है हमारे सोर्स में, लेकिन इस सोर्स में गिवन नहीं है, स्टडी आईक्यू की बुक में गिवन नहीं है, स्पेक्ट्रम में गिवन है ये वाली चीज़। इसलिए आप किसी एक सोर्स पे रिलाई नहीं कर सकते कभी भी, लेकिन ऐसा हर टॉपिक के लिए नहीं होता है। जैसे पार्लियामेंट आप टॉपिक अगर पॉलिटी से पढ़ रहे हो, वो सफाई से बहुत ज़्यादा गिवन है लक्ष्मीकांत के अंदर, ठीक है। अब ये चीज़ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो चीज़ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाकी 5% की नॉलेज की फुलफिलिंग अलग अलग सब्जेक्ट्स में आपकी कहाँ से करवानी है। तभी मैं आपको बोलता हूँ कि कृष्णा रेड्डी, उपेंद्र सिंह की बुक से अभी आपको बहुत कुछ सीखना है। अभी आप हड़प्पा के बारे में सिर्फ 60 to 70% इन्फॉर्मेशन जानते हो, वो 30% ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी विजयनगर एम्पायर के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में, हड़प्पा के बारे में, और उपेंद्र सिंह को अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो आप फिर अभी सिर्फ 45% इन्फॉर्मेशन पे हो हड़प्पा पे, 55% तो आपको पता ही नहीं है। गलती उसमें आपकी नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि यूपीएससी वहाँ से पिक कर रहा है, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि एक अटेम्प्ट में इतनी मेहनत कर ली जाए कि हमें अफसोस ना हो कि काश ये भी पढ़ लेते तो एक फैक्ट या एक एनालिसिस एक्स्ट्रा हो जाती, तो हमारा अटेम्प्ट बर्बाद ना होता और 365 दिन 500 दिन हमें दोबारा कमरे में ना बैठना पड़ता अपने। सिंपल सा लॉजिक है बस। और ये चीज़ सिर्फ क्यूरियोसिटी से होती है, इसका कोई आंसर नहीं है कि कोई सोर्स हर एक तो होना चाहिए। भाई जब अवेलेबल ही नहीं है तो आपके लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, वो किसी के लिए भी नहीं है। जितने लोगों ने एग्जाम निकाला उनके लिए भी नहीं था वो सोर्स अवेलेबल। लेकिन जैसे जैसे साल आगे बढ़ते हैं, हमें चीज़ों को डाइवर्सिफाई करके एक जगह पर तितर बितर इन्फॉर्मेशन को लाना ही पड़ता है। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ, नोट मेकिंग आती है यहाँ पर कम। अगर आप संथल के नोट्स बना लो पूरे के पूरे, उसके बाद आप जो हायर स्टैंडर्ड्स में फिर आप जब संथल रेबेलियन के बारे में पढ़ोगे, तो मैं तो आपको बता दूंगा कि दोस्तों हमने स्टडी क्योंकि बुक में देखो नहीं पढ़ा था, ये देखो यहाँ पर गिवन है। लेकिन आप लर्न कैसे करोगे उसको? वो तो आप ऑन द स्पॉट सुन रहे हो ना मुझसे। अभी हम कौन से पेज नंबर पे? 162 पर है। आपके अंदर दम ये होनी चाहिए कि कल सुबह अगर मैं 160 पेज तक अगर आपका टेस्ट ले लूँ तो आपको वो वर्ड टू वर्ड याद हो।
उसके एनालिसिस पता हो, सारे फैक्ट्स पता हो आपको, इस लेवल की प्रिपरेशन नहीं है तो आप में दिक्कत है। फिर दिक्कत इसलिए है, मैं इस लेवल की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके पास टाइम देखो, सब्जेक्ट्स देखो, रेंज ऑफ सब्जेक्ट देखो, वास्टनेस देखो, फिर आपको याद जो चीज़ें हो सकती हैं या आपको जो याद करवा सकता है वो एक शांत दिमाग, एक क्यूरियस दिमाग ही करवा सकता है। अगर आप मजे लेकर नहीं पढ़ रहे हो ना, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ आपको मेरे को टेस्ट देना है या अपना कोर्स कंप्लीट करना है, उससे आपको भी मज़ा नहीं आएगा आगे चलकर, क्योंकि चीज़ों की बॉम्बार्डमेंट हो जाएगी। घंटों घंटों वही बैठ सकता है यूपीएससी की तैयारी करते हुए, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हुए, जिसका दिमाग क्यूरियोसिटी के मोड पर हो। इसलिए कहा जाता है, यूपी कहा नहीं जाता, ये मेरी टीचर ने मुझे बोला था कि दिमाग याद रखना, यूपीएससी शार्पनेस से, इंटेलिजेंस से नहीं निकलता है। दिल्ली के स्पेशल पुलिस कमिश्नर हैं, उनकी वाइफ हैं, अब वो नहीं, वाइफ थी, अब वो नहीं रही थी, मेरे को इकोनॉमिक्स पढ़ाती थी वो स्कूल में, संगीता मेहता मैम। कोविड में उनकी डेथ हो गई सेकेंड वेव में। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि दीपांक हमेशा एक चीज़ याद रखना, यूपीएससी इज़ नॉट क्लियर्ड बाय ब्रेन्स, इट इज़ क्लियर्ड बाय बटक्स। जो अपने पिछवाड़ों के दम पर बहुत ज़्यादा देर तक बैठ सकता है, और वो बैठने के पीछे क्यूरियस दिमाग होता है रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि उनके बेटे अंगद मेहता ने भी, वो दिल्ली में भी आईपीएस है, दोस्त है मेरा, उसने भी पहले अटैम्प्ट के, दूसरे अटैम्प्ट के अंदर ही निकाल दिया यूपीएससी। मेरे साथ हिंदू कॉलेज में पढ़ा हुआ है, पॉलिटिक्स में ऑनर्स करी हुई है उसने, और मुझसे छोटा था, जूनियर था वो 2 साल, और तब भी उसने निकाल दिया एग्ज़ाम। और उनके हस्बैंड का भी, जो कि दिल्ली के स्पेशल पुलिस कमिश्नर है, उनका भी एक ही बार में हो गया था। ठीक है। और मैम जो थी वो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में थी पहले, फिर बाद में उनको बस ये था कि मुझे पढ़ाना है आगे चलकर, तो उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था उससे, फिर वो स्कूल में टीचर हो गई थी इकोनॉमिक्स की। तो ये चीज़ याद रखना, मतलब छोटी छोटी बातें, लेकिन 100 बातों की एक बात, आप सारी चीज़ों को भूल जाओ। आप पे अगर, आपको क्यूरियोसिटी वाला दिमाग तो लाना ही पड़ेगा, बिना उसके आप अपने आप को घसीट रहे हो, टाइम काट रहे हो, बस आप अपना, आप टाइम पास कर रहे हो, काट के रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, आप अपने साथ मजाक कर रहे हो। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, और ट्रैवल अपराइजिंग्स को देखते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।